हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का सीरीज। ये चौथा सीरीज है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर सीरीज बना रहे हैं, जो कि आपके बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? ये 3 राज्य हैं। पहला नागालैंड, दूसरा है आसाम एंड तीसरा है मिजोरम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मणिपुर राज्य 3 राज्यों के साथ तो सीमा साझा करता ही है हमारे इंडिया के, और साथ ही साथ एक कंट्री के साथ भी सीमा साझा करता है, वो है म्यांमार। म्यांमार, जिसको हम लोग वर्मा भी बोलते हैं, वर्मा। तो मणिपुर का जो बाउंड्री है एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ लगती है, इंटरनेशनल कंट्री के साथ लगती है, और 3 भारतीय राज्यों के साथ लगती है, जो कि है नागालैंड, आसाम और मिजोरम। मणिपुर अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी वजह से ये क्वेश्चन बनता है बीपीएससी के एग्जामिनेशंस को लेकर, और आपने न्यूज में देखा होगा। इस बर्निंग इशू पे हम लोग डिस्कस करने से पहले मणिपुर के हिस्ट्री को जानेंगे। मणिपुर का जो हिस्ट्री है वो काफी पुराना है, और मणिपुर जो स्टेट था वो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। आजादी से पहले भारत देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ, और आजादी से पहले मणिपुर स्टेट जो है एक राजा के अंतर्गत हुआ करता था। उस राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह, महाराजा बोधचंद्र सिंह मणिपुर के शासक हुआ करते थे, और मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी। आजादी के बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो भारत की सरकार ने मणिपुर से कहा कि वो उनके पास 3 विकल्प है, या तो वह इंडिया में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर वो स्वतंत्र राज्य बन जाए, इंडिपेंडेंट राज्य। जब भारत सरकार ने मणिपुर को यह ऑप्शन दिया तो यहाँ के जो महाराजा थे बोधचंद्र सिंह जी, उन्होंने सोचा, निर्णय लेने से पहले ही उन्होंने वर्ष 1948 ईस्वी में एक चुनाव का आयोजन किया, इलेक्शन करवाया अपने स्टेट में। और यह जो इलेक्शन हुआ यह वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। वे सभी वयस्क मताधिकार अपने मतों का उपयोग किए होंगे, और फिर राजा ने वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। भारत सरकार को लगा कि संवैधानिक राजतंत्र यानी कि लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ कैसे चल सकता है। फिर भारत सरकार ने मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव बनाया वर्ष 1949 में, 1949 में, और उनसे कहा कि आप जो है इंडिया में शामिल हो जाइए, आप इंडिया में शामिल हो जाइए। काफी जब दबाव पड़ा महाराजा पे तो वे क्या किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे मणिपुर के राजा ने साइन किया और यह भारत का राज्य बन गया। भारत का राज्य बन गया। लेकिन उस समय 1949 में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यह राज्य का दर्जा 1972 में मिला। मणिपुर को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब बात उठती है कि इंडिया ने तो मणिपुर को अपने यहाँ मिला लिया, लेकिन जो दबाव बनाया गया, इस दबाव के कारण मणिपुर में कई सारे समूह का निर्माण होने लगा, छोटे छोटे समूह। और इन ग्रुप्स ने, मणिपुर में जो ग्रुप्स बनने लगे, इन ग्रुप्स ने उग्रवादी संगठन का रूप ले लिया। उग्रवादी समूह बन गया ये, और भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, और इन्होंने मांग किया कि मणिपुर को एक अदर कंट्री बना दिया जाए, देश बना दिया जाए। पहले तो स्टेट की मांग कर रहे थे, फिर उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि मणिपुर एक अलग देश होगा, वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा। और ये लड़ाई चलती रही। इसके लिए जो महत्वपूर्ण उग्रवादी संगठन बने वो थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रेवेन्यू पार्टी ऑफ कांगलीपाल। कांगलीपाल, ये कांगलीपाल का अर्थ होता है मणिपुर ही होता है, मणिपुर। मणिपुर कम्युनिस्ट पार्टी भी एक उग्रवादी संगठन थी। आपने देखा होगा कि मणिपुर में आफ्स्पा कानून को लागू किया गया था बाद में। इन सब पार्टी जो थी, उग्रवादी संगठन थी, इनका मेन पर्पस जो था, इनका मेन पर्पस था
सिर्फ और सिर्फ मणिपुर को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। प्रेजेंट में जो मणिपुर में हिंसा देखने को मिली है, अभी न्यूज में चला है कि 3 महिलाओं को, 3 वुमेन को नेकेड करके घुमाया गया है। ये काफी क्रूर मामला है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं, इनकी हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। और इस इशू का जो जड़ें हैं इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि इसको सॉल्व करना लगता कठिन सा है, बहुत ही मुश्किल जैसा लगता है। क्योंकि ये जो घटनाएं आज देखने को मिल रही हैं, इनके बीज इतिहास में बोए गए हैं और उसी का जो है आज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा था उग्रवादी संगठन का, उसी समय में एक नागा आंदोलन भी हुआ। जानते हैं कि मणिपुर जो है, मणिपुर में जनजाति रहती है, एक समुदाय रहती है, कुकी जोमी जनजाति, कुकी जोमी जनजाति। और सबसे अधिक डोमिनेटेड जो वहां पे पीपल है वो मैती की है। मैती पीपल सबसे अधिक मणिपुर में रहते हैं, वहीं कुकी जोमी जनजाति रहती है। कुकी जोमी जनजाति का भी एक उग्रवादी संगठन बना। जो नागा आंदोलन है, नागा आंदोलन का मणिपुर में एक NSCN-IM नामक संगठन समूह काम करता था, जो चाहती थी कि जो मणिपुर है वो नागालैंड का हिस्सा बन जाए, ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा बन जाए। लेकिन कुकी जोमी जनजाति जो मणिपुर में रहती थी, वहां की जनजाति थी, वे नहीं चाहती थी कि वो नागालैंड का हिस्सा बने, ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा बने। और उन्होंने इसके विरोध में कुकी जोमी उग्रवादी संगठन का निर्माण कर लिया। वही मैती जो थी, मैती जनजाति मणिपुर में बहुसंख्यक है और इस बहुसंख्यक जाति के लिए मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से मात्र 10%, मतलब मात्र 10%, 10% हिस्सा ही रहने के लिए मिलता है। रीजन है मणिपुर का जो क्षेत्र है इसके चारों तरफ हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, और बीच में मणिपुर का जो राजधानी है इम्फाल, वहां पे लोग इर्द गिर्द इसके रहते हैं प्लेन एरिया में। तो यहाँ पे जो लोग हैं सबसे अधिक मैती हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुसंख्यक है मैती की। और इतना अधिक जनसंख्या होने के बाद भी इनके पास रिसोर्सेज यूज करने के लिए मात्र 10% है, 10% है। 90% जो संसाधन है पहाड़ी क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्र पहाड़ी इलाका का है, यह क्षेत्र कुकी जोमी जनजाति को मिला हुआ है। गवर्नमेंट ने उनको यह अधिकार दे रखा है कि पहाड़ी क्षेत्र में वो ही उसका यूज करेंगे, उस रिसोर्सेज का। इस रिसोर्सेज का यूज बहुसंख्यक समुदाय मैती नहीं कर सकती है। कुकी जोमी जनजाति 90% क्षेत्र में अपना वो फैली हुई है और इनको यह भी अधिकार है कि यह चाहे तो प्लेन एरिया में आकर जमीन खरीद सकती है, रह सकती है कुकी जोमी जनजाति। लेकिन मैती समूह के जो लोग हैं वो जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, जो जनजाति वाला एरिया है, वहां पर ना ही जमीन खरीद सकते हैं, ना ही उसके रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इस वजह से अभी हाल ही में मैती ने यह डिमांड किया था। ये बहुत पुराना डिमांड है इनका कहना है कि आजादी के 10 साल पहले ही, आजादी के 10 वर्ष पूर्व से ही ये लोग जो थे जनजाति का दर्जा इन्हें प्राप्त था। मैती को जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन भारत देश जब आजाद हुआ, इन्हें जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया, जिस कारण इन्हें मणिपुर में एसटी कम्युनिटी को मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। मैती कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि मुझे आजादी से पूर्व जब ये एसटी का दर्जा मिला हुआ था तो इसे फिर से मुझे दिया जाए, ताकि हम लोग मणिपुर में संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हाल ही में वहां की अदालत ने, उच्च न्यायालय ने मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने का सरकार को आदेश दे दिया। अब मामला यहीं से भड़का इसलिए कि कुकी जनजाति को लगा कि अगर बहुसंख्यक पीपल मैती को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। वो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं जो मिल रही है कुकी जनजाति को, ये मैती वाले ले जाएंगे। रीजन भी था क्योंकि मैती डोमिनेटेड स्टेट है मणिपुर में सबसे अधिक जनसंख्या मैती की है। और याद रखिए वहां 60 सीटें हैं, 60 सीट में 40 सीटें मैती कम्युनिटी ने जीती है
और जो अभी के वर्तमान सीएम है वहां के, वो भी मैती समुदाय से हैं, मैती समुदाय से हैं। तो कुकी जनजाति को लगा कि ये बीसी है और साथ में ये अल्पसंख्यक है, इन्हें लगा कि अगर मैती कम्युनिटी को यह एसटी का दर्जा मिल जाता है तो सारी सुख सुविधाएं तो यही ले जाएंगे, क्योंकि बहुसंख्यक है और सरकारी जितनी भी फैसिलिटीज होती है, नौकरी है और भी सारी सुविधाएं हैं, ये तो इन्हें ही मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो 3 मई 2023 को कुकी जोमी जनजाति जो है, इनके छात्र संगठनों ने पूरे मणिपुर में रैली निकाला और हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। अब यहीं से मामला भड़क गया। मैती समुदाय के लोग इस छात्र संगठन के रैली को देखकर भड़क गए और 4 मई को पूरा मणिपुर धधक उठा, जल उठा। लगभग 800 से 1000 लोग, मैती समुदाय के लोग एक गांव में घुसते हैं हथियार से लैस। कुकी जोमी समुदाय का जो घर है, जो मोहल्ला है, वहां घुसते हैं और एक एक घर को लूटना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग इन पे हमला करते हैं, उस विलेज से 3 वुमेन, जिनमें एक 19 साल की लड़की भी होती है, 2 मेन, जो कि एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है और 19 साल का एक लड़की जो है, इसका भाई होता है 19 वर्ष का। ये भागते हैं जंगल की तरफ भागते हैं। वहां मणिपुर की पुलिस जो है इनको रेस्क्यू करती है, बचा लेती है और लेकर जा रही होती है पुलिस स्टेशन। रास्ते में मैती समुदाय का जो भीड़ है घेर लेता है और पुलिस से इन्हें छीन लेती है। तब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्राउड जो है उन्हें पकड़ लेता है और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको तो पकड़ के वहीं पे मार देता है। अब बचती है 3 वुमेन में सभी को बोलते हैं कि कपड़ा तुम अपना उतारो, तो ये लोग मना करती हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम कपड़ा नहीं उतारोगे तो मार दिए जाओगे। जान बचाने के लिए ये लोग अपना कपड़ा उतारते हैं और इसे वो भीड़ पूरा नंगा घुमाती है। उसमें एक 19 वर्ष की लड़की होती है जिसके साथ गैंग रेप किया जाता है उस भीड़ के द्वारा। सोच लीजिए कितना भयानक है। का भाई उसका विद्रोह करता है अपने बहन को बचाने के लिए, तो उसे मार दिया जाता है मार कर। और यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, जिसके वजह से इतना आग लगा हुआ है पूरे देश में। अभी हाल ही में कल परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में दोषियों को सजा देने की बात कही है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो पूरा देश शर्मिंदा है इस तरह की घटना को लेकर। आपने जाना कि किस तरह से यह मुद्दा गर्म हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो हो सकता है प्रीलिम्स और या मेंस में कहीं भी लिखने के लिए मिले, तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है। किसानों को सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया है? किसानों को सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सस्ता ऋण देना है, तो कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? वह है कुसुम योजना। कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है। कुसुम योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है पीएम कुसुम योजना, KUSUM योजना। इसका पूरा नाम होता है पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर, K फॉर किसान, U फॉर ऊर्जा, S फॉर सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, M फॉर महाअभियान, U फॉर उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म आपने जाना, प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये पूछ भी लिया जाएगा। पीएम कुसुम योजना यह एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। यह क्या है? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको शॉर्ट में AIF भी बोलते हैं। ये किसानों के लिए है। यह वित्त पोषण सुविधा है। यह क्या है? वित्त पोषण सुविधा है। पीएम कुसुम योजना कोविड-19 के समय में प्रारंभ की गई थी और इस कोविड-19 के समय में इस योजना के अंतर्गत 1 ट्रिलियन रुपया आर्थिक पैकेज के रूप में दिया गया था। ठीक है, कुसुम योजना के अंतर्गत। पीएम कुसुम योजना का जो मेन लक्ष्य है वह है वर्ष 2032-33 तक किसानों को ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता एवं क्रेडिट गारंटी सहायता देना।
वहीं 2025-26 तक 2025 से 26 तक 1 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 करोड़ रुपया जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, किसानों के बीच। इसलिए किसान जो है 1 करोड़ रुपया जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इससे किसान गोदाम बनाएंगे, अपना जो भी एग्रीकल्चर का जो फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद जो अनाज होता है उनको इकट्ठा करने के लिए उनमें सहायता दिया जाएगा। सामुदायिक कृषि संपत्ति खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। और जो भी बेसिक नीड है, बेसिक नीड्स है किसानों की, उसको पूरा करने के लिए यह पैसा दिया जाएगा। योजना से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह भी पूछ लिया जाता है कि योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2019 में। इस पीएम कुसुम योजना में 3 घटक शामिल है। एक घटक पहला यह है कि भूमि पर जो स्थापित है 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। 20 लाख और ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना है। 20 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप का स्थापना करना, कृषि पंप। और ऑलरेडी जो कृषि पंप चालित है, चल रहा है, उसमें 15 लाख कृषि पंप को सौर ऊर्जा से संचालित करने हेतु सौरीकरण करना है ना, ताकि वो सौर ऊर्जा से चले। अभी बिजली से चल रहा है, ये मेन मकसद है उनका। किस कंट्री की कंपनी अल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? विच कंट्रीज कंपनी अल्स्टॉम विल मेक 100 वंदे भारत ट्रेन्स? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की जो कंपनी है अल्स्टॉम, वो बनाएगी 100 वंदे भारत ट्रेन। अभी न्यूज आया था IQ इंडेक्स का, IQ एयर इंडेक्स। इनके अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर सबसे ऊपर है। पाकिस्तान का लाहौर है ना। IQ एयर ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया के जो 10 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें पहले स्थान पर है, प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है। वहीं बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है, मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन दर्ज करने वाला कंट्री कौन सा हो गया है इस 10 साल के अंतर्गत? वह है बांग्लादेश। अभी न्यूज आई थी कि भारत डीजल पनडुब्बी का निर्माण करने जा रहा है, पनडुब्बी का निर्माण करेगा। तो यह निर्माण भारत की कंपनी मझगांव डॉक करेगी और यह जो है डीजल पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक जर्मनी की सहायता से करेगी और मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। अभी एक न्यूज आई थी, एस जयशंकर ने भारत और नामीबिया का पहला कमीशन आयोग का सह अध्यक्षता किया है। किसने? एस जयशंकर जी ने भारत और नामीबिया का। 7 जून की एक न्यूज है, 7 जून की, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज, इंटरनेशनल क्रूज, ये पहला है, श्रीलंका के लिए रवाना हुई है। इंटरनेशनल क्रूज कहां के लिए रवाना हुई है? श्रीलंका के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB ने अपने एटीएम पर, जो उसका एटीएम है उस पर UPI की सुविधा से नगद निकासी, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसका सुविधा दिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर UPI से नगद निकासी की सुविधा प्रदान की है। INS Imphal, which was recently seen in the news, belongs to which class of an indigenous stealth destroyer? INS Imphal जो हाल ही में खबरों में था, स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक के किस वर्ग से संबंधित है? कोलकाता क्लास 15B के अंतर्गत आता है और 15B कहने का मतलब है जो INS Imphal है, INS Imphal, ओके, उसी के अंतर्गत ये कोलकाता क्लास आता है। और कोलकाता क्लास का जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा, डिजाइन बाय मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। कहाँ है? तो ये है मुंबई में। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है विशाखापत्तनम क्लास। ये क्या है? विशाखापत्तनम क्लास मुर्मुगांव गोवा जो है इंडियन नेवी में कमीशन है ये, और ये मिशन ए के अंतर्गत आता है।
भारत की पहली अंडर सी ट्विन क्लब का कंस्ट्रक्शन कहां किया जा रहा है? वेयर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल बीइंग डन? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में किया जा रहा है इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण। ओके, और जापान देश ने वर्ष 2030 तक, जापान देश ने वर्ष 2030 तक अब वहां का जितना भी फर्म है, वहां की जितनी भी कंपनी है, उसमें महिलाओं को कम से कम 30% डायरेक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। एक तरफ जापान महिलाओं को बहुत आगे प्रोत्साहित कर रहा है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सीखना चाहिए और सारी कंट्रीज को। इजराइल हमेशा रिसर्च करता रहता है और इजराइल ने स्वचालित उड़ान टैक्सी, मतलब उड़ने वाला टैक्सी का परीक्षण किया है। इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक फ्लाइंग टैक्सी का निर्माण किया है, उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। ओके, उत्तर प्रदेश की है, यूपी ने एक मिशन, एक योजना लॉन्च किया है, उसका नाम है नंद बाबा मिशन योजना। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए मुस्कान राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Smile Ambassador for the Oral Hygiene Campaign in Maharashtra? सचिन तेंदुलकर इज करेक्ट आंसर। सचिन तेंदुलकर जी को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए मुस्कान राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उड़ीसा स्टेट में क्या हुआ है कि डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, वो सफल परीक्षण है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि वो यहां से शुरू होता है और एकदम ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये उड़ीसा स्टेट में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जो परीक्षण किया गया है उसका नाम है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। एक न्यूज आई थी भारत क्रूड से संबंधित। भारत क्रूड जो है स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट सेकेंड प्रोड्यूसर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है भारत क्रूड स्टील। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, ये देख रहे हैं ना, ये स्वास्तिक चिन्ह, और नाजी का जो चिन्ह है, नाजी का जो प्रतीक है हिटलर का, वो स्वास्तिक का चिन्ह ही है, उस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि स्वास्तिक चिन्ह नाजी का प्रतीक है या अन्य जो भी नाजी का प्रतीक है उस सब को प्रतिबंधित करेगा, वो उसको बैन करने जा रहा है। ये अभी इंडिया में एक इंडेक्स जारी किया गया, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें केरल जो स्टेट है फर्स्ट रैंक पर। ओके, केरल खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है। टाटा ग्रुप से संबंधित ये न्यूज है। टाटा जो ग्रुप है वह भारत का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है, वैल्यूएबल ब्रांड। ओके, तो काफी विश्वसनीय टाटा ग्रुप वैल्यूएबल ब्रांड बना है भारत का। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अप्रैल 28 अप्रैल को यह मनाया गया, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। एक एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एक था। ठीक है, एक था। इसके छठे संस्करण की, जो इसका छठा संस्करण है, उसका मेजबानी करेगा मालदीव। कौन करेगा? मालदीव। एक सीएससी की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना, वो पर्यावरण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। वहां का वो पर्यावरण अच्छा है और वो शीर्ष स्थान पर है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश जो है, इन्होंने अपना फर्स्ट जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। हाल ही में भारत, फ्रांस एंड यूएई इस तीनों ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक है, संयुक्त समुद्री अभ्यास किन तीनों के द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर
ब्रिटेन जो वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिटेन वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एआई आजकल काफी चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके सिक्योरिटी सुरक्षा पर जो है वैश्विक सम्मेलन हो रही है पहली बार, और उसका मेजबानी ब्रिटेन करेगी। एक स्टेट का न्यूज है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। मिष्टी योजना क्या है? यहाँ दिखा है रसगुल्ला योजना, मिठाई योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रम। यहाँ पे कार्यक्रम जोड़े, देखिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम ही है इसका करेक्ट आंसर। मिष्टी योजना के बारे में जानिए। यह योजना जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यह मिष्टी योजना जो है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए प्रारंभ किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कौन सा जगह है? चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू, ठीक है, वहां पर शुरू किया गया है। और यह योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वन आप जानते हैं ना कहाँ पाया जाता है? वो मैंग्रोव वन सबसे अधिक सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और इसके लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है मैंग्रोव वृक्षारोपण, तमिलनाडु में मिष्टी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, और जिसमें छात्र सहित लगभग 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया है इसमें स्टूडेंट भी हैं शामिल। बहुत अच्छी पहल है। इसको लेकर एक बुक भी जारी की गई है, जैविक विविधता और मैंग्रोव इकोसिस्टम का महत्व। जैविक विविधता और मैंग्रोव इकोसिस्टम का महत्व। यह बुक पब्लिश की गई है मिष्टी योजना के अंतर्गत, इसके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए। और साथ ही साथ यह ध्यान रखिए कि मिष्टी योजना जो है हरियाली महोत्सव का एक अंग है। जो हरियाली महोत्सव है उसका एक अंग है ये, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो मिष्टी का फुल फॉर्म हो गया मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। केंद्र सरकार ने यह योजना अपने बजट 2023-24 में शुरू किया है, स्टार्ट किया है अपने बजट से। और यह योजना 2023 से 2027-28 तक लगभग 5 वर्ष तक के लिए प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यह भी ध्यान रखिए कि 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में जो मैंग्रोव के विकास का लक्ष्य रखा गया है। और मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का पता लगाने के लिए माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, उसके शिखर पर पहुंचने वाला फर्स्ट इंडियन मेल कौन सा है? हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल टू रीच द समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, कौन है? तो इसका आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। ये पहले हैं जो माउंट अन्नपूर्णा पे पहुंचे हैं। और माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। 27 साल बाद, आफ्टर 27 ईयर्स, भारत में मिस वर्ल्ड का आयोजन करेगा। भारत में, इंडिया में मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा। मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन मिस वर्ल्ड 2023 है। तो 27 इयर्स के बाद इंडिया मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। एक निधन हुआ है हवलदार अलवी डिक्रू का। ये अशोक चक्र विजेता हैं। इन्होंने अशोक चक्र जीता था, अशोक चक्र विजेता रहे हैं। और ये केरल राज्य से संबंधित है। आप ये कह सकते हैं कि केरल राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलवी डिक्रू जी का निधन हो गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का आयोजन किया गया। उसमें जो है भारत पहले स्थान पर रहा।
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, यह सीरीज जनवरी टू जुलाई 23 तक है, जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ डे टू डे होने वाली घटनाओं को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने डे टू डे का जो घटना है 1 जून से 9 जून तक का कवर कर लिया है, और साथ ही साथ जो बेस्ट 300 करंट अफेयर्स है जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक का, उसको कवर किया है। अभी ये सीरीज चलता रहेगा और हम कंटिन्यू है, ये 4 है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।